गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लास्ट लेक्चर यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 20 है उसमें आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क कॉस्ट मॉडल्स और क्रैशिंग को, क्योंकि हमने अपने इस टॉपिक के अंदर जहाँ पे हम नेटवर्किंग समझ रहे थे, प्रोजेक्ट नेटवर्किंग, उसके लास्ट लेक्चर के अंदर आज हम कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उसमें टाइम से रिलेटेड मीन्स उसके जितने भी मेथड्स हैं, एनालिटिकल टूल्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम कॉस्ट मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं नेटवर्क की। कि अगर हम देखें तो जो टाइम एस्पेक्ट है वो एक मेन और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है नेटवर्क के अंदर। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का वो क्या है कि हम जल्दी से अर्लीस्ट टाइम पे ही उसको कंप्लीट कर लें, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट के जितने भी अच्छे बेनिफिट्स हैं उनको रियलाइज़ कर सकें। अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें क्रिटिकल पाथ की और सब क्रिटिकल पाथ की, तो ये नीड होती है कि हम एक स्पेशल अटेंशन से अपने कंप्लीट करें प्रोजेक्ट को एज़ पर शेड्यूल, और साथ साथ हम अपने कंप्लीशन टाइम को भी रिड्यूस करें। तो जब हम अपने टाइम को रिड्यूस करते हैं अपने शेड्यूल टाइम से, जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है वो कंसिडर होती हैं जब हम एक पोटेंशियल पूल से रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं क्रिटिकल से और नियर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में। तो कुछ सब प्रोजेक्ट्स में आप ये देखते हैं कि जो डिज़ायर है हमारा टोटल प्रोजेक्ट टाइम को कट डाउन करने का, तो जब भी इवन हम किसी भी तरीके से देखें तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। कि अगर हम अपने टोटल प्रोजेक्ट टाइम को कट डाउन कर रहे हैं, ये डिज़ायर है हमारी, तो हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होने लगेगी। तो जनरली ये डिज़ायर जो है वो हमारे कॉस्ट कंसिडर करती है, जो कि अनइम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जिससे कि हम उसको एब्सोल्यूट मिनिमम टाइम में कर देते हैं। जैसे डिफेंस वर्क इन इमरजेंसी, कि जिस तरीके से इमरजेंसी में डिफेंस वर्क करती है, तो आप देखते हैं कि उनको बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर ही सब चीज़ों को मैनेज करना होता है, और अपनी कॉस्ट को भी देखें तो उसको भी इंकर करते हैं। तो जनरली ये पॉसिबल होता है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं, जब हम अपने रिसोर्सेज को चेंज करते हैं, जब उसका एलोकेशन करते हैं, तो जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में, उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। तो ये जो पर्पस है इसमें हम देखते हैं कि जो टाइम और कॉस्ट को हम एनालिसिस कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे है, और इस एनालिसिस से हम हेल्प ले रहे हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के ऑप्टिमम ड्यूरेशन को डिटरमाइन कर सकें। तो जब हम स्टडी करते हैं अपने प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट एनालिसिस को, तो हमें डिस्कस करना होता है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट और टाइम और कॉस्ट का किस तरीके का रिलेशन है। यस, कि जब हम प्रोजेक्ट टाइम और कॉस्ट एनालिसिस को देखते हैं तो हमें देखना होता है कि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है और जो प्रोजेक्ट का टाइम है उसमें किस तरीके का रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि अगर टाइम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारी कॉस्ट भी उससे वेरी हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, अगर हम उनकी बात करें तो जो प्रोजेक्ट के साथ दो तरीके की कॉस्ट एसोसिएट होती है वो होती है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करती है उन एक्सपेंडिचर्स को जो कि एलोकेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की होती है। तो जो भी प्रोजेक्ट की डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जब हम उसमें कोई भी चीज़ का एलोकेशन कर रहे हैं तो जो भी खर्चे होंगे वो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगे। जैसे मैन पावर हो गया, मटेरियल हो गया। इसी तरीके से हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन सभी एक्सपेंडिचर को जो कि उन आइटम्स पे है जो कि शेयर किए जा रहे हैं मोर देन वन एक्टिविटी, एक से ज़्यादा एक्टिविटी में किए जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें किसी भी तरीके के हम डायरेक्टली एलोकेटेड नहीं करते अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटी में जो कि एक प्रोजेक्ट की होती है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम देखें किसी भी प्रोजेक्ट की, तो ये वो सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको अपॉइंट नहीं किया गया या क्लियरली एलोकेट नहीं किया गया है किसी भी इंडिविजुअल एक्टिविटी में। तो इसमें इंक्लूड करते हैं हम उन सभी एक्सपेंडिचर्स को जो रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ओवरहेड, सुपरविजन और लॉस ऑफ रेवेन्यू से। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो राइज होती है जब हमारा जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा हो। तो जो रिलेशन है हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में वो इस तरीके का है कि दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, कि अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा तो जो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ेंगी, और अगर हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम होगा तो जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी कम होगी। तो इस रिलेशन में आप देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन को जो कि एक स्लोप में है, जो कि इक्वल है हमारे डेली ओवरहेड से। तो जब हम किसी तरीके के लॉस को देखते हैं किसी भी प्रॉफिट में, तो ये बहुत इनएबिलिटी होती है कि हम अपनी डिमांड को पूरा कर सकें। तो कुछ पेनल्टी के ड्यू में हम देखते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कैसे कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, जिसको हम आउटेज लॉस बोल रहे हैं। तो उसको
हमेशा ऐड किया जाता है हमारी कॉस्ट ऑफ ओवरहेड के अंदर। तो अगर हम देखें तो जो टोटल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो सम होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो जो टोटल कॉस्ट है वो इक्वल्स टू क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल पाथ है जो कि इक्वल है या शॉर्टर है एक ऑप्टिमम ड्यूरेशन से, तो वहाँ पे हमें किसी भी तरीके के नेटवर्क को रिड्यूस करने की नीड नहीं होती। लाइक कि अगर हम अब किसी भी एक्टिविटी में कोई भी ड्यूरेशन को क्रैश कर रहे हो, लेकिन अगर क्रिटिकल पाथ लॉन्गर है और जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमें नीड होगी कि हम अपने प्रोजेक्ट की नेटवर्क की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ड्यूरेशन को कम करें, तो जो क्रिटिकल पाथ है वो इक्वल हो जाए हमारे ऑप्टिमम ड्यूरेशन से। तो इस जो ये कर्व है हमारे टाइम और कॉस्ट के रिलेशन को जो बताता है प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये एक मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है जब वो डिटरमाइन करे कि उनके क्या फ्यूचर डिसीजंस होंगे किसी भी प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन और उसके रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को डिटरमाइन करते हैं तो जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, तो हमारा जो ऑप्टिमम ड्यूरेशन है किसी भी प्रोजेक्ट का वो किसी भी कॉस्ट के ऑप्टिमम पॉइंट पे होता है। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें तो जब भी हम डिटरमाइन करते हैं हमारे लीस्ट कॉस्ट को, जब हम अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं एक स्टिपुलेटेड डेट के अंदर, तो ये सब चीज़ें तब पूरी होती हैं जब वो जो स्टिपुलेटेड डेट हमने जो डिसाइड की है वो हमारे प्रोजेक्ट के ऑप्टिमम टाइम से पहले ही हो जाए। लास्ट क्या है कि जब हम डिटरमाइन करते हैं हमारे टाइम, कॉस्ट और रिस्क के रिलेशन को, तो हम ये देखते हैं कि जो भी रिस्क इन्वॉल्व है किसी भी एक्टिविटी के कैलकुलेशन को एलिमिनेट करने के लिए, तो जो टाइम और कॉस्ट रिस्क है वह हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि वो डिसीजंस ले सकें अपने इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस के लिए जो कि बेस्ड हो किसी भी एक सर्कमटेंस में, जिससे कि हम अपने पर्टिकुलर सिचुएशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर सकें। तो जो नेटवर्क टेक्निक है वो एक तरीके का एनालिटिकल टूल है हमारे प्रोजेक्ट की बेटर प्लानिंग के लिए, बेटर शेड्यूलिंग के लिए, बेटर मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्रैश पॉइंट और नॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं। कि जब कोई कॉस्ट में वेरिएशन होता है किसी भी एक्टिविटी में टाइम के बेसिस पे, तो ये जो फिगर है ये इंडिकेट करता है क्रिटिकल पॉइंट को जो कि टाइम के बियॉन्ड होती है। तो जो भी चीज़ पहले प्रोबेबली देखें तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो जब हम उसको ट्राई करें एक शॉर्टर टाइम के अंदर किसी भी शेड्यूल एक्टिविटी के अंदर, साथ साथ अगर हम देखें तो ये इंडिकेट करती है लेंथ, एक्टिविटी की लेंथ को जो कि मोर देन होती है एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन से, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो कॉस्ट सेविंग है वो नेग्लिजिबल होने लगती है। तो फर्स्ट जो सच पॉइंट होता है उसको हम क्रैश पॉइंट कहते हैं और जो सेकंड सच पॉइंट होता है उसको हम नॉर्मल पॉइंट कहते हैं। कॉस्ट स्लोप की बात करें तो एक एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो हम एज्यूम करते हैं एक टाइम कॉस्ट कर्व को जो कि एक लीनियर होता है किसी भी क्रैश पॉइंट के बीच में। तो अगर ए और बी दो नॉर्मल पॉइंट है तो जो टर्म है कॉस्ट स्लोप वो डिफाइन होगी कि जो कॉस्ट है किसी भी एक्टिविटी की अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो जो टाइम है पर यूनिट उस एक्टिविटी का वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं क्रैशिंग प्रोसीजर क्या है कि जो कॉस्ट स्लोप है वो एक कंसेप्ट है जो कि हेल्प करती है हमारे लोएस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने में, जो कि एक सिक्वेंटल एक्टिविटीज़ को कंप्रेस करने में होती है, जो कि एक सबसे लोएस्ट कॉस्ट स्लोप होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि वो कौन सी होती हैं। अगर हम उन लोएस्ट कॉस्ट स्लोप की बात करें तो वो हमारी लोएस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है जो कि किसी क्रिटिकल पाथ में देखी जा सकती है। लेकिन अगर समटाइम्स हम देखें तो जो भी क्रैशिंग कर रहे हैं हम किसी भी वन एक्टिविटी को, तो वो क्रिटिकल पाथ में शिफ्ट हो जाती है। तो देयरफॉर जो हम अपनी क्रिटिकल पाथ को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये नेसेसरी है कि हम कैलकुलेट करें उन कॉस्ट स्लोप का उस एक्टिविटीज़ का जो कि एक न्यू क्रिटिकल पाथ को बना रही है। तो जो एक्टिविटी हैं वो उस लोअर कॉस्ट स्लोप की नीड को कंप्रेस करती है एक नए क्रिटिकल पाथ के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहता है प्रोजेक्ट में जब वो क्रैश पॉइंट तक रीच ना हो जाए। उसके बाद अगर हम प्रोसीजर देखें हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के क्रैशिंग को, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से कि जो रेशियो है हमारी जो कॉस्ट जो इंक्रीज़ हो रही है हमारे टाइम के डिक्रीज़ होने से हर एक एक्टिविटी में, तो हम क्रैश करें उस क्रिटिकल पाथ को जहाँ पे हम उसको कैलकुलेट और कंपेयर कर सकें। दूसरा क्या है कि जो भी एक्टिविटी हमारे एक लोएस्ट रेशियो में है और वो रिड्यूस करिए हमारे नेक्स्ट लोअर टाइम वैल्यू को, तो भी हमें इस प्रोसीजर को अपने प्रोजेक्ट के क्रैशिंग में फॉलो करना होगा। तो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो जो क्रिटिकल पाथ है किसी भी नेटवर्क का वो दोबारा से अगेन कैलकुलेट हो रहा है जब हम किसी नए टाइम को किसी एक क्रैश एक्टिविटी से यूज़ कर रहे हैं। तो और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब हम इस प्रोसेस में होते हैं तो जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है और जो पॉइंट नंबर 3 है
किसी भी क्रिटिकल पाथ के अंटिल, तो वो हमेशा इक्वल हो जाता है हमारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के ऑप्टिमम ड्यूरेशन से, और वो इक्वल हो जाता है उस प्रिस्क्राइब्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से जो कि हमें चाहिए। तो अगर हमारा जो क्रिटिकल पाथ है वो हमारे ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से मैच कर जाता है तो हमारा जो क्रैशिंग है प्रोजेक्ट की वो कंप्लीट हो जाती है। फिर हमें नीड नहीं होती कि हम अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ करें किसी भी एक्टिविटी में टाइम को डिक्रीज़ करने से। तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी जो यूनिट 3 है पीएमएफ की वो भी कंप्लीट होती है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।